गुड मॉर्निंग। कक्षा 8 हिंदी, जिसमें हम चैप्टर नंबर 9 अव्यय कंप्लीट कर चुके हैं और आज मैं आपको अव्यय जो चैप्टर है उसकी नोट्स दे रही हूँ। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1, अव्यय किसे कहते हैं या अव्यय की व्याख्या। वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है वे अव्यय कहलाते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, आज, कौन, धीरे, अरे आदि। ये जो सारे शब्द हैं वे अव्यय या अविकारी शब्द कहलाते हैं। अब हम देखेंगे अव्यय के भेद। अव्यय शब्दों के 4 भेद हैं। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा है विस्मयादि बोधक। निपात यहाँ पे दिया हुआ है लेकिन उसका अभ्यास हमें नहीं करना है। देखते हैं हम पहला क्रिया विशेषण, जिसके एग्जाम्पल है बारिश लगातार हो रही है, बस अचानक रुक गई, बंदर ऊपर बैठा है। डियर स्टूडेंट, आप इसमें से कोई भी एक एग्जाम्पल लिखना चाहो तो लिख सकते हो। सारे एग्जाम्पल लिखने जरूरी नहीं है, समझना जरूरी है। और उसकी डेफिनेशन होगी क्रिया की विशेषता बताने वाले अव्ययी शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के निम्नलिखित 4 भेद किए गए हैं। पहला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा कालवाचक क्रिया विशेषण और चौथा जो है वो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। हम सबसे पहले रीतिवाचक क्रिया विशेषण की डेफिनेशन और एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे उदाहरण। सौम्या धीरे धीरे लिखती है, सारे खिलौने हाथों हाथ बिक गए। यहाँ पे धीरे धीरे और हाथों हाथ वो दोनों रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। अब उसकी डेफिनेशन देखें। जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने की रीति या ढंग का पता चलता है उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। और उसकी पहचान है क्रिया के साथ कैसे शब्द लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर प्राप्त होता है वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। जैसे सौम्या लिखती है लेकिन कैसे, तो आंसर आएगा धीरे धीरे। सारे खिलौने बिक गए लेकिन कैसे, हाथों हाथ। तो इस तरह से कैसे प्रश्न करने से हमें जो उत्तर मिलेगा वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाया जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखें। अचानक बारिश आ गई, बारिश आई लेकिन कैसे, तो अचानक, वो रीतिवाचक होगा। दूसरा प्रकार हम देखें स्थानवाचक क्रिया विशेषण। एग्जाम्पल, कविता ऊपर रहती है, राधा बाहर पढ़ रही है। जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने के स्थान का पता चलता है उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। और उसकी पहचान है क्रिया के साथ कहाँ शब्द लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिले वही स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे कविता कहाँ रहती है तो हमें आंसर मिलता है ऊपर, राधा कहाँ पढ़ रही है तो हमें आंसर मिल रहा है बाहर। तो यहाँ पे ऊपर और बाहर दोनों वर्ड जो है वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण है। तीसरा हम देखें कालवाचक क्रिया विशेषण और उसके उदाहरण है माताजी मंदिर प्रतिदिन जाती है, राजू कल सुबह आएगा। और इसके डेफिनेशन देखें। जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने के समय का पता चलता है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। और उसकी पहचान है क्रिया के साथ कब शब्द लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त हो वह कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें, पिताजी रात में आएंगे। हम प्रश्न करें पिताजी कब आएंगे तो आंसर मिलेगा रात में। तो रात में शब्द क्या हुआ, कालवाचक क्रिया विशेषण हुआ। चौथा प्रकार है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। चाय में चीनी कम डालना, सबको लड्डू थोड़े थोड़े मिलेंगे। और डेफिनेशन है जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया की मात्रा और परिमाण का पता चलता है उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उसकी पहचान है क्रिया के साथ कितना शब्द लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त हो वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है।
जैसे नल से पानी ज़्यादा टपक रहा है। प्रश्न, नल से कितना पानी टपक रहा है, और उत्तर हमें मिलता है ज़्यादा। तो ज़्यादा शब्द क्या हुआ? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हुआ। वैसे ही चाय में चीनी कितनी डालनी है? तो कम डालनी है। सबको लड्डू कितने देने हैं? तो थोड़े थोड़े। दूसरा हम देखते हैं संबंध बोधक अव्यय, जिसकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल है। दुकान के पास सब्जियां बिक रही थी, वह चाय के साथ बिस्कुट खाता है। मच्छरों के मारे बच्चे सो भी नहीं सके। डेफिनेशन है, ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट करते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। संबंध बोधक के भेद इस तरह से है। अर्थ के अनुसार संबंध बोधक अवयवों के भेद जो आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 138 पे दिए गए हैं, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको याद रखने हैं। जैसे कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, साधनवाचक, विरोध सूचक, समता सूचक, हेतुवाचक और सहचर सूचक। संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में अंतर यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं, जो आपको एग्जाम्पल नोटबुक में लिखने हैं। अव्यय में तीसरा प्रकार जो है वो है समुच्चय बोधक, और उसके उदाहरण हैं कमलेश गाएगा तो सौम्या नृत्य करेगी, आप चाय पियेंगे या कॉफ़ी, प्रताप और तरुण भाई भाई है। उसकी डेफिनेशन है, जिन शब्दों के द्वारा दो शब्दों या दो वाक्यों या दो वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य किया जाता है, उन्हें समुच्चय बोधक या योजक कहते हैं। समुच्चय बोधक के दो भेद हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक का एग्जाम्पल है, रेखा और नीतू पुस्तकें खरीद लाई। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, कुछ बच्चे कहानी लिख रहे थे और कुछ चित्र बना रहे थे। जिन समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा दो समान वाक्यांशों, दो समान शब्दों और दो समान वाक्यों को जोड़ा जाता है, उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहा जाता है। समुच्चय बोधक में भी 4 भेद किए गए हैं, और वो 4 भेद इस प्रकार से होंगे। पहला है संयोजक, दूसरा है विभाजक, तीसरा है विरोध सूचक और चौथा है परिणाम दर्शक। स्टूडेंट्स, आपके टेक्स्ट बुक में दूसरा प्रकार अगर आप देखोगे तो विकल्पक दिया गया है, लेकिन विकल्पक और विभाजक दोनों का मतलब एक ही होता है, तो आप दोनों में से जो भी लिखोगे वो सही होगा। पहला है संयोजक। संयोजक ऐसे शब्द हैं जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्यांशों में संयोग प्रकट करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल है, राधा और रेखा दिल्ली जाएगी, कृपया प्रताप और नीतू के विवाह में पधारें। दूसरा है विभाजक या विकल्पक। ऐसे दो वाक्यांशों, वाक्यों अथवा शब्द में विकल्प दिखाने वाले शब्द होते हैं। एग्जाम्पल है, निबंध अथवा कहानी में से एक लिखिए। चाय पीना या शरबत पीना, यहाँ पे हमें क्या दिया जाता है? विकल्प दिया जाता है, जो हम वीडियो में बहुत अच्छे से समझे हुए हैं। विरोध सूचक या दर्शक में जो शब्द प्रथम वाक्यांश में वर्णित अर्थ में विरोध दिखाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल है, पुस्तकें खरीदनी थी परंतु दुकान बंद है, चाय नहीं मिली किंतु कॉफ़ी मिल गई। और चौथा है परिणाम सूचक। और परिणाम सूचक या परिणाम दर्शक में क्या होता है? परिणाम की ओर संकेत करता है। जैसे राम ने पढ़ाई नहीं की इसलिए अनुत्तीर्ण हो गया, गृह कार्य नहीं किया था अतः डांट खानी पड़ी। दूसरा देखें हम व्यधिकरण समुच्चय बोधक, और उसके एग्जाम्पल है, वे सफल होते हैं जो परिश्रम करते हैं, धीरे चलो ताकि थक न जाए। और डेफिनेशन है, किसी वाक्य के प्रधान और आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। व्यधिकरण समुच्चय बोधक के भेद इस तरह से है। पहला हम देखें तो कारण सूचक या हेतु बोधक होगा, दूसरा होगा संकेत सूचक, तीसरा उद्देश्य सूचक और चौथा है
स्वर सूचक। अब आपकी टेक्स्ट बुक में सूचक शब्द के बदले बोधक दिया हुआ है, ये दोनों में से कोई भी एक लिखोगे तो चलेगा। अब हम देखते हैं सबसे पहला कारण सूचक। श्याम को गाड़ी नहीं मिली क्योंकि वह समय पर नहीं गया। अब हेतुबोधक इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें कार्य कारण का संबंध होता है। एक कार्य होता है जिसके लिए कोई कारण जिम्मेदार होता है। दूसरा है संकेत सूचक या संकेत बोधक। यहाँ पे दो वाक्यों के प्रारंभ में अगले योजक की ओर संकेत किया जाता है, जैसे यदि पिताजी आ जाते तो घूमने ले जाते, तो तैयार होते तो चल पड़ते। तीसरा है उद्देश्य बोधक। जिन शब्दों से कार्य करने का उद्देश्य प्रकट होता है, मतलब क्यों कार्य हो रहा है, जैसे पुस्तक ले ली है ताकि पढ़ सको, खाना बना दिया है जिससे कि बच्चे खाना खा सकें। चौथा है स्वरूप सूचक या बोधक। अब इसमें क्या होगा, जिस योजक को पूर्व प्रयुक्त शब्द अथवा वाक्यांश के स्पष्टीकरण हेतु प्रयुक्त किया जाता है, जैसे श्रीमती नीलम अर्थात आदर्श अध्यापिका। हम सिर्फ आदर्श अध्यापिका बोले तो पता नहीं चलता। दूसरा है सत्यवादी बलवीर जी, मानो हरिश्चंद्र के अवतार। चौथा प्रकार है विस्मय आदि बोधक अव्ययी, जो हमने कल ही वीडियो में एग्जाम्पल के साथ देखा है। देखते हैं हम उसकी डेफिनेशन। जिन शब्दों के द्वारा विस्मय, भय, हर्ष, क्रोध, घृणा आदि भाव प्रकट होते हैं उन्हें विस्मय आदि बोधक कहते हैं। जैसे अरे मोहन आज विद्यालय नहीं गया, शाबाश खूब पढ़ो। विस्मय आदि बोधक शब्दों को 7 प्रकार से विभाजित किया गया है, जिसमें सबसे पहला है हर्षबोधक, जिसका एग्जाम्पल दिया गया है। आहा, धन्य, वाह वाह आदि शब्द इसके अंतर्गत आते हैं। शाबाश बेटा, तुमने तो आज वाद विवाद प्रतियोगिता में कमाल ही कर दिया। दूसरा है शोक बोधक, जिसका एग्जाम्पल है आह, उनके साथ तो मेरा सब कुछ चला गया। तीसरा प्रकार है विस्मय बोधक, हैं अरे क्या सच ए आदि। अरे चाचा जी आप कब आए। तो ये सारे एग्जाम्पल और प्रकार है। अब चौथा प्रकार हम देखते हैं तिरस्कार बोधक। हट, धिक, चुप आदि तिरस्कार बोधक के एग्जाम्पल है। और यहाँ पे उसका उदाहरण है चुप, न जाने तुम कब अक्ल की बात करना सीखोगे। पांचवा है स्वीकृति बोधक, हाँ हाँ, अच्छा, ठीक, जी हाँ, बहुत अच्छा। यहाँ पे एग्जाम्पल है जी हाँ, यह काम मैंने ही किया है। डियर स्टूडेंट्स, आप इसके अलावा खुद का सेंटेंस लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो। अब हम देखते हैं छठा प्रकार, जिसका नाम है घृणाबोधक। छी छी छी, धिक धत आदि। और इसका एग्जाम्पल है छी, कितने गंदे कपड़े पहने हैं। और सातवां प्रकार है संबोधन बोधक, जिसमें अरे रे, ओ, ओहो, हेमा, हे राम आदि शब्द है। और जिसका एग्जाम्पल है अरे सुनो तो। लास्ट में हमने देखा था कि विस्मय आदि बोधक शब्द में वो अव्यय है, लेकिन फिर भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के प्रयोग से भी ये रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, संज्ञा में हम करते हैं यूज शिव, हे राम, बापरे। और एग्जाम्पल है शिव शिव, ये क्या कर डाला। सर्वनाम में कौन, क्या, आप आदि शब्द का प्रयोग करते हैं। और विशेषण में सुंदर, अच्छा, पहला जैसे शब्द के प्रयोग हम करते हैं। क्रिया शब्द अगर हम देखें तो चुप, आ गए, हट आदि। उसके बाद अगर हम देखें क्रिया विशेषण, और उसका वर्ड यहाँ पे दिया गया है कहाँ। और एग्जाम्पल है कहाँ, क्या, उधर है। उसके बाद है संबंध बोधक, अंदर। और एकदम लास्ट है समुच्चय बोधक, जिसके एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं किंतु, परंतु आदि। डियर स्टूडेंट्स, ये नोट्स आपको अच्छे हैंडराइटिंग में आपकी नोटबुक में लिख देनी है। और
इसके एग्ज़ाम्पल आप एक एक लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे एग्ज़ाम्पल दिए गए हैं। धन्यवाद।